48 लॉज ऑफ पावर। मिस्टर रॉबर्ट ग्रीन की ये वर्ल्ड वाइड फेमस बुक है जिसने उन्हें रातों रात फेम दिला दी। इस बुक को एक तरफ तो जहां बहुत फेम मिली, वहीं इसे क्रिटिसिज्म भी बहुत मिली, ये कहकर कि ये बहुत ही ईवल बुक है और आम लोगों को ये ईवल बनाती है। तो वहीं कहने वालों ने यह भी कहा कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है जो कि हमें मैनेजमेंट की रियलिटी बताती है। तो मेरे लिहाज से जितना मैंने इसको पढ़ा है, मुझे ये बहुत ही अच्छी बुक लगी और रिकमेंड करूँगा कि सभी लोग इस बुक को पढ़ें और सीखें। पहला किस्सा। अब फ्रांस में एक राजा थे, लुई 14। उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, निकोलस फोके, जो कि बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था और वो लेविश पार्टीज और महंगी चीज़ों का बहुत ही शौकीन था। और निकोलस इंटेलिजेंट होने की वजह से लुई 14 का बहुत ही पसंदीदा आदमी भी था। अब राजा लुई 14 का एक प्राइम मिनिस्टर था, मज़ारिन, जिसकी डेथ 1661 में हो गई। अब निकोलस भाई, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने सोचा कि अब राजा लुई उसे प्रमोशन देकर प्राइम मिनिस्टर बना देगा, क्योंकि वो राजा का बहुत ही पसंदीदा और क्लोज आदमी है और बहुत स्मार्ट भी है। मगर राजा लुई ने क्या किया कि अपने प्राइम मिनिस्टर की मौत के बाद उस पोजीशन को ही ख़त्म कर दिया। जब राजा ने ऐसा किया तो निकोलस भाई को ये लगा कि लगता है कि राजा लुई अब उसे उतना पसंद नहीं करता है। तो उसने एक योजना बनाई। तो उसने क्या किया कि राजा को इम्प्रेस करने के लिए निकोलस ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी, जिसमें कि उसने पूरे यूरोप से बहुत ही फेमस लोग बुलाए, रॉयल्स बुलाए, बेहतरीन खाना बनवाया उस टाइम का, जो कि वर्ल्ड फेमस शेफ्स के द्वारा बनाया हुआ था, और सजावट भी एकदम आउटस्टैंडिंग की थी। अब नज़ारा यहाँ कुछ ऐसा था कि जिसने भी वो पार्टी का अरेंजमेंट देखा, वो बस देखता ही रह गया और तारीफ़ में यही कहा कि साहब, ज़िंदगी में ऐसी पार्टी नहीं देखी। अब राजा लुई भी थे वहाँ पे, और ये चकाचौंध देखकर तो वो राजा लुई खुद भी एकदम हैरान रह गए। अब ऐसी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज करने की वजह से सभी लोग निकोलस की वाहवाही कर रहे थे। निकोलस भी बहुत खुश था, ये सोचकर कि बॉस बहुत खुश होगा, उसे इम्प्रेस होकर प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनाएगा। पर पार्टी ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन राजा के सैनिक आए और निकोलस को बंदी बनाकर ले गए। उसके ऊपर पैसों की धांधली का इल्ज़ाम लगा और 20 साल के लिए फ्रांस की एक सबसे आइसोलेटेड कोठरी में डाल दिया गया। अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हो गया, निकोलस तो ज़बरदस्त आदमी था। लेकिन हुआ ये कि निकोलस ने एक ग्रैंड पार्टी दी जिसमें कि पूरे यूरोप की जानी मानी हस्तियां शामिल थीं। ये सोचकर निकोलस ने पार्टी दी कि राजा लुई उसके अरेंजमेंट्स को देखेगा कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है और उसके कितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे लोगों से, जितने कि खुद राजा के भी नहीं हैं। तो राजा उससे खुश हो जाएगा और उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा। पर हुआ एक्चुअली उसका उल्टा। हुआ ये कि राजा लुईस 14 इम्प्रेस होने की बजाय जेलस फील कर गया, क्योंकि लोगों ने वहाँ उनको इम्पोर्टेंस ना देकर निकोलस और उसके अरेंजमेंट की ही तारीफ़ की। ऐसे में निकोलस ने राजा लुई की ईगो को अनजाने में ही सही मगर हर्ट कर दिया, और निकोलस के कॉन्टैक्ट्स ने राजा को इनसिक्योर भी फील करा दिया
जैसे कि राजा ने, लुइस 14 ने उसे अपने लिए खतरा माना और उसे जेल में डाल दिया। अब इस तरह निकोलस, एक इंटेलिजेंट फाइनेंस मिनिस्टर को अनजाने में ही सही अपने राजा से खुद को ज़्यादा टैलेंटेड दिखाने की सज़ा भुगतनी पड़ी, जबकि सच में ही वो एक टैलेंटेड आदमी था। उससे अनजाने में अपने बॉस, मतलब अपने राजा की ईगो हर्ट हो गई। अब इसी के साथ किस्सा ख़त्म होता है। अब दूसरी कहानी। अर्ली 1600 में एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर हुए गैलीलियो। हम में से बहुत लोग उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस टाइम साइंटिस्ट पैसे वाले नहीं हुआ करते थे और उनकी रिसर्च भी पूरी तरीके से राजाओं और अमीर लोगों के डोनेशंस के ऊपर टिकी होती थी। और उस टाइम साइंटिस्ट राजा को खुश करने के लिए तरह तरह के गैजेट्स बनाया करते थे और फिर उनको गिफ्ट दिया करते थे। अब अगर राजाओं को गैजेट पसंद आ गया तो साइंटिस्ट को कुछ इनाम मिल जाया करता था। इसी तरह गैलीलियो की भी ज़िंदगी चल रही थी और कैश की इनसिक्योरिटी तो हमेशा ही बनी रहती थी, क्योंकि उस टाइम राजा लोग अपने राजकाज और ऐशो आराम में मस्त रहा करते थे। उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या डिस्कवर किया और क्यों किया, जब तक कि कोई चीज़ उनके इंटरेस्ट की ना हो। अब एक दिन गैलीलियो को एक तरकीब आई। 1610 में जब उन्होंने जुपिटर के चारों मून्स को खोज निकाला, तो बजाय इसके कि वो सब अमीर घरानों के पास जाते जिनको कि कभी गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर दिए थे और उनसे उनको जुपिटर के चांद दिखाते, बजाय इसके उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो मेडिसीज के पास गए, जो कि मेडिसी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और बहुत ही अमीर थे, ये राजाओं की तरह थे। तो मेडिसीज डायनेस्टी फाउंड हुई थी 1540 में, जो कि मेडिसी ने फाउंड आउट की थी और उसके 4 बेटे थे। और मेडिसीज ने जुपिटर को सबसे बड़े भगवान का सिंबल मानकर उसको मेडिसीज का सिंबल बना लिया था, मतलब अपनी फैमिली का सिंबल बनाया था। तो गैलीलियो ने अपनी इस डिस्कवरी को एक स्पेशल कॉस्मिक इवेंट में बदलने का प्लान किया और किया वो भी मेडिसीज के सम्मान में, क्योंकि जल्द ही मेडिसीज के बड़े बेटे, जिसका नाम था कॉसिमो II, उसका ताजपोशी होने वाली थी। तो अब अगर इस तरीके से बोलें दूसरी लैंग्वेज में, तो गैलीलियो ने मेडिसीज को उल्लू बनाकर उन्हें खुश करने का प्लान बनाया था। तब इसके लिए गैलीलियो ने क्या किया कि गैलीलियो ने अपनी जुपिटर मून की डिस्कवरी के तुरंत बाद अनाउंस कर दिया कि चमकते हुए सितारों ने अपने आप को स्वर्ग में खुद को ऑफर कर दिया है। और इस इवेंट को गैलीलियो ने मेडिसीज को एक खास टाइम पर टेलीस्कोप से दिखाने के लिए चुना, जब चारों चांद एक अलाइनमेंट में जुपिटर के सामने आ गए और उसी दिन इत्तेफाक से कॉसिमो II की ताजपोशी भी थी। अब गैलीलियो ने जब उनको दिखाया टेलीस्कोप से, तो जुपिटर के सामने चारों चांद एक साथ लाइन में थे। तो गैलीलियो ने उनको बताया कि देखो, ये तुम्हारे पिता जो जुपिटर हैं, उनके सामने आप चारों भाई खड़े हुए हैं, ये कुदरत भी आपको सलाम करती है। मेडिसीज की खुशी का और उनके गर्व का ठिकाना नहीं रहा। अब उनके लिए ये घटना कोई चमत्कार से भी कम नहीं थी। ये देखकर उनको लगा कि कुदरत भी उनके आगे झुक गई है और उनकी इज्जत करती है और वो देवता के समान। अब मेडिसीज ने गैलीलियो को अपने यहाँ फुल टाइम साइंटिस्ट बना दिया, वो भी एक बहुत मोटी सैलरी पर। अब और इस तरह झूठी सही मगर अपने बॉसेस को ऊंचा साबित करके गैलीलियो ने खुद की ज़िंदगी की हार्डशिप को
एक बहुत ही इजी लाइफ में चेंज कर दिया था। अब देखो भाई, ये एग्जाम्पल हमें ये बताता है कि सभी बॉसेस को दूसरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ब्रिलियंट दिखने की चाह होती है। अब ये ह्यूमन नेचर है, कोई गलत बात नहीं। गैलीलियो ने अपनी डिस्कवरी से अपने बॉसेस को ये महसूस करा दिया कि वो सिर्फ ताकतवर लोग ही नहीं हैं, बल्कि बहुत ही ताकतवर हैं, जिनकी फैमिली इवेंट्स के आगे कुदरत भी सर झुकाती है और उसको सेलिब्रेट करती है। और इस दुनिया में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से गैलीलियो की लाइफ इजी हो गई। ये लॉ हमें यह भी सिखाता है कि हमारे अपने टैलेंट्स की वजह से हम सबको तो खुश नहीं रख सकते, हमारे नीचे और बराबरी वाले को तो हमसे कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहेंगी ही रहेंगी। पर जब भी अपने बॉसेस की बात आती है तो हमारा अप्रोच बिल्कुल अलग होना चाहिए। अपने बॉसेस की बातें सरों आंखों पर होनी चाहिए। हमेशा याद रखो, बॉस इज ऑलवेज राइट। कभी सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। और अगर बात आती है अपने टैलेंट से अपने बॉस को आउटशाइन करने की, तो ये सभी मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। याद रखो भाई कि जो लोग भी बड़ी पोजीशंस पर होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, बॉसेस, कोई भी हो, सभी को एक सिक्योरिटी और दूसरों से सुपीरियर होने की फील चाहिए होती है। वो अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट फील करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? उनको वो चीज़ दो और कभी भी गलती से खुद को उनसे ज़्यादा बेहतर दिखाने की कोशिश मत करो, जो कि बहुत ही डेंजरस और रिस्की काम है। अब इसी के साथ ये दूसरा किस्सा ख़त्म होता है और ये फर्स्ट चैप्टर भी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।